और चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले इस शो में हम बात करेंगे जायके की, टेस्ट की। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत में आजकल देखिए मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा है। हॉट मेलों में भी मोटे अनाज के व्यंजन लोगों को खूब भा रहे हैं और मोटे अनाज का ये जायका विदेशों में काफी धूम मचा रहा है। अदिति जी हाँ, तो लिए चलते हैं आपको चीन, जहां मोटे अनाज से बने व्यंजनों का डंका बज रहा है। मोटे अनाज के जायकों को परोसने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स चीनी लोगों को खूब भा रहे हैं। मोटे अनाज से बनी डिशेस के कई ऑप्शंस यहां लोगों को मिल रहे हैं। देखिए अब। बीजिंग हो, शंघाई हो या फिर चीन का कोई और शहर, भारतीय व्यंजनों के जायके का डंका यहाँ खूब बज रहा है। चीन के लोगों को मोटे अनाज से बने भारतीय व्यंजन खूब भा रहे हैं। बाजरे से बना ढोकला, पकौड़े और रागी ऑमलेट जैसी इंडियन डिशेस चीनियों को काफी पसंद आ रही हैं। मोटे अनाज से बनी ये भारतीय डिशेस न केवल सेहत के लिहाज से फायदेमंद हैं, बल्कि स्वाद में भी बेजोड़ हैं। I really enjoyed the company and the meal. It was my first time experiencing like real Indian food, so I really enjoyed. I love the spices and the food and the flavors that are melted in my mouth, and I really enjoyed all the plates. Yeah, so all the like dishes. चीन भारतीय परंपरागत व्यंजनों का मुरीद यूं ही नहीं बना है। कोरोना महामारी से जूझते वक्त यहाँ के लोगों को मोटे अनाज से बने भारतीय व्यंजनों के गुणों और पौष्टिकता का एहसास हुआ। स्वाद से भरपूर ये व्यंजन इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है। लिहाजा चीन में इंडियन रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। यह मोटे अनाज से बनी भारतीय डिशेस की ट्रेंड करने की एक और वजह यह भी है कि भारत पूरी दुनिया की तरह चीन में भी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहा है। बीजिंग में भारतीय दूतावास इस सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कोशिशों का नतीजा है कि हिंदुस्तानी पकवानों के लिए चीनी लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। चीन को भारत के देसी अनाज के स्वाद और गुणों की ताकत का एहसास कराने के लिए भारतीय रेस्तरां भी खास तैयारी कर रहे हैं। But in future, I had seen the importance of the millets, so I will be planning to add the millets in my food in future. ऐसा नहीं है कि चीन के लोगों के लिए मिलेट्स नया अनाज है। यहाँ के लोगों की थाली की कभी शान हुआ करता था मोटा अनाज, लेकिन वक्त के साथ चीनियों के खाने का स्वाद भी बदलता गया। कोरोना काल में मोटे अनाज की कमी को यहाँ के लोगों ने शिद्दत से महसूस किया। लिहाजा पूरी दुनिया की तरह चीन भी मानता है कि मोटे अनाज से बने भारतीय व्यंजन स्वाद में तो बेमिसाल हैं ही, इनसे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तभी तो इंडियन डिशेस का स्वाद यहाँ के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और भारत के जायके की बादशाहत इस मुल्क में कायम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात जब खान पान की चल रही है तो आपको हम सीधे अहमदाबाद लिए चल रहे हैं, जहां पर नेकी की रसोई की तस्वीर नजर आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि हर दिन लगभग 1000 लोगों का खाना तैयार होता है और मुफ्त में गरीब बेसहारा लोगों को परोसा जाता है। बिल्कुल, नेकी की इस रसोई का मकसद सिर्फ एक है कि कोई भूखा ना सोए, लेकिन उससे बढ़कर खुशी तो खाने वाले को तब होती है जब एक दिन पहले ही नेकी की इस रसोई की तरफ से निमंत्रण मिलता है और लोग मेहमान की तरह वहां पहुंचते हैं। शहरों में खाने की मोबाइल वैन तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन ये वैन जरा अलग है। ये केवल फूड मोबाइल वैन नहीं है, बल्कि ये है नेकी की रसोई और इसका मकसद है भूखे लोगों तक भरपेट खाना पहुंचाना। नेकी की ये रसोई जहां जाती है वहां नजारा कुछ ऐसा ही होता है। जरूरतमंदों की भूख शांत करने के लिए अहमदाबाद में मंजूबा इस नेक मुहिम को आगे बढ़ा रही है। मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि सबका पेट भरना है।
हर रोज कुछ ना कुछ देना। कोई भी हमारे वहाँ आता है तो ये छोटे छोटे लोग जो आते हैं घर पे मांगने के लिए, तो ऐसा सोचते थे कि कोई भूखा ना सोए तो कुछ दे उसको। हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि सिर्फ कोई भूखा ना सोए। मंजूबा की इस खास रसोई में गर्मा गर्म डोसे से लेकर सांभर और पिज्जा तक परोसा जाता है, और वो भी पूरी तरह मुफ्त। गरीब बेसहारा लोग यहाँ आते हैं, एक कतार में खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और उसके बाद भरपेट लजीज खाने का आनंद उठाते हैं। इस खास रसोई में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए खास खाने का इंतजाम किया जाता है। एक दिन पहले ही उन लोगों को न्योता भी दिया जाता है, और फिर मंजूबा की रसोई में उन लोगों की जमकर मेहमान नवाजी की जाती है। हमने जब चालू किया था तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वही सोचा था कि हम जो कमा रहे हैं, कि हमारी लिमिटेड कंपनी है दोनों की, तो उसमें हमारा जो सैलरी है तो उसमें से हम पूरा सैलरी उसमें डालेंगे। मीन्स हमारा जितना सैलरी आता है तो ये एक फूड ट्रक चल जाएगा। इस मुहिम की शुरुआत प्रणेती ने अकेले ही की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका मिशन आगे बढ़ा, लोग भी जुड़ते चले गए, और अब ये मिशन अहमदाबाद में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए बड़ा भरोसा बन गया है। कोई भूखा ना सोए, इसी सोच के साथ अहमदाबाद में मंजूबा का रसोड़ा शुरू किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो खाना यहाँ पे दिया जाता है वो ऐसा खाना होता है जिसमें पोषक तत्व तो होते ही है, साथ ही जो खाना कई बार जो गरीब लोग हैं, जो अक्सर चाहे वो डोसा हो या पिज्जा हो, जो अपने बच्चों को नहीं खिला पाते हैं, जो चीजें कई बार उनकी पहुंच से बहुत दूर दिखती है, वैसा खाना उन्हें यहाँ पे मंजूबा की इस रसोई में दिया जाता है, ताकि उनको उस खाने के जो पोषक तत्व है वो भी मिले, क्योंकि वो शुद्ध और सात्विक होता है, साथ ही वो स्वाद भी मिले जो बच्चों को अक्सर अच्छा लगता है। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ गोपी घांगर, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं ब्रिटेन का। भारत में स्कूली बच्चों के लिए चल रही एक स्कीम को अब ब्रिटेन ने भी अपनाने की सोची है। लंदन में इसी साल सितंबर महीने से इस स्कीम का आगाज कर दिया जाएगा, और ये स्कीम है स्कूली बच्चों को मिड डे मील की। और देखिए, लंदन में शुरू होने जा रही मिड डे मील योजना के तहत प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको मुफ्त में खाना दिया जाएगा। शुरुआत में इसे 1 साल के लिए लागू किया जा रहा है, और योजना सफल रही तो इसका विस्तार भी किया जा सकता है। हिंदुस्तान के स्कूलों की तर्ज पर अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी मिड डे मील स्कीम लॉन्च की जाएगी। लंदन के मेयर सादिक खान ने इस स्कीम की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। लंदन मिड डे मील स्कीम के तहत वहां के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले 2,70,000 गरीब बच्चों को फायदा पहुंचेगा। इस परियोजना की शुरुआत इसी साल सितंबर में की जाएगी। शुरू में इस स्कीम को 1 साल के लिए प्रयोग के तौर पर चलाया जाएगा, और इस पर 130 मिलियन पाउंड का खर्च आएगा। आर्थिक मंदी से जूझ रहे ब्रिटेन के लोग इसे वेलकम स्टेप बता रहे हैं। प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्री स्कूल मील का प्रावधान स्वागत के योग्य है, लेकिन फिर ये स्कीम सिर्फ 1 साल के लिए है, सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, और लंदन से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी नहीं है। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस यानी महंगाई तो सभी के लिए है। ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने खड़ा है। हालांकि इस स्कीम का सभी ने स्वागत किया। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पूरा यूरोप मंदी की चपेट में है। आर्थिक मंदी की मार ब्रिटेन के आम लोगों पर भी पड़ी है, इसीलिए इस स्कीम को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। लंदन के लोगों को लग रहा है कि मिड डे मील स्कीम से उनके घरेलू बजट को थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिलेगी। You know, the government giving money to so many things that they shouldn't, and we're talking about children in the primary school, so I think this should be a priority to support them.
ब्रिटेन दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ वो देश है जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था, लेकिन आज मंदी की चपेट में है और आलम ये है कि राजधानी लंदन के लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम का स्वागत कर रहे हैं। लवीना टंडन, लंदन, गुड न्यूज टुडे। अब उत्सव के रंग आपको दिखाते हैं और ये उत्सव है तिब्बतियों के नव वर्ष लोसर का। तिब्बत से लेकर भारत तक तिब्बत के लोगों ने इस उत्सव का जश्न मनाया। हिमाचल के धर्मशाला और बिहार के गया में भी कई विशेष आयोजन हुए हैं। और इस उत्सव में शरीक होने के लिए दक्षिण कोरिया से भी बौद्ध अनुयायियों का एक दल भारत पहुंचा। इस दल ने काशी से गया तक पैदल यात्रा की। लोसर उत्सव के मौके पे बौद्ध अनुयायी धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए विश्व शांति की कामना करते हैं। तिब्बती समुदाय के नव वर्ष लोसर के स्वागत की ये तस्वीरें हिमाचल के धर्मशाला की हैं। यहाँ के बौद्ध मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिर के परिसर में बौद्ध भिक्षु ड्रम, शंख, झाल समेत कई पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए मंत्रोच्चार कर रहे हैं। नए साल लोसर का स्वागत धार्मिक अनुष्ठानों से होता है। इस दौरान लामा बौद्ध भिक्षु विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं। हम लोग का नया साल जो बीता है 2115 और या वेस्टर्न में है तो 2023 है ना, हम लोग को 2015 चल रहा है। तो ये हमारा कल लूना कैलेंडर खत्म हो गया, आज से नया दिन शुरू हो गया, नया साल शुरू हो गया। इसी के चलते फिर हर साल हम लोग यहाँ सुबह तिब्बत मंदिर में श्री माँ काली की पूजा करते हैं शुरू से। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के बाद ये पहला मौका है जब बौद्ध मंदिरों में बड़े स्तर पर इस उत्सव को मनाया जा रहा है। तिब्बतियों के नववर्ष के स्वागत का उत्साह बिहार के गया में भी देखने को मिला। नए साल के स्वागत में महाबोधि मंदिर को फूलों से सजाया गया है और बौद्ध अनुयायी प्रार्थना करते नजर आए। लोगों ने पारंपरिक नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। श्रद्धा की एक और तस्वीर देखी। बौद्ध अनुयायियों का ये दल दक्षिण कोरिया से आया है। इन्होंने वाराणसी से महाबोधि मंदिर तक की दूरी पैदल तय की है। इस धार्मिक यात्रा को पूरा करने में इन्हें 12 दिन लगे। जब ये अनुयायी गया के महाबोधि मंदिर पहुंचे तो बैंड बाजे और फूलों की बारिश कर इनका स्वागत किया गया। वाराणसी से चलते हुए 12 दिन के बाद बोध गया ये ग्रुप पहुंची है। 12 दिन के दौरान हम लोगों ने पूरा पैदल यात्रा की और अभी उन्होंने अंदर में बुद्ध भगवान को पूजा करने के बाद अभी 108 बार ये पूजा कर रहे हैं। नए साल लोसर के स्वागत को लेकर बौद्ध अनुयायियों में भारी उत्साह है। बौद्ध भिक्षुओं की माने तो ये विश्व शांति के लिए सकारात्मक कामना का उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुख करते हैं काशी का, जिसे सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। सनातनी परंपराओं के रंगों को दीवारों पर उकेरा जा रहा है और ये सब हो रहा है विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। दरअसल काशी में G20 देशों के डेलीगेट्स की बैठक होनी है। ये डेलीगेट्स काशी के रंग रूप और उसके मिजाज को करीब से समझ सकें। सारी तैयारी उसी के लिए हो रही है। बनारस में इन दिनों सौंदर्यीकरण का काम जोरों पर है। वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले 20 देशों के डेलीगेट्स जो आने वाले हैं और ये तैयारियां उन्हीं के स्वागत में की जा रही हैं। अप्रैल से अगस्त तक G20 की 5 बैठकें वाराणसी में होनी। मेहमानों के ठहरने का इंतजाम बनारस के कैंटोनमेंट एरिया के होटल्स में किया जाना है। लिहाजा यहाँ के इलाकों को खासतौर पर चमकाने का काम किया जा रहा है। यहाँ की दीवारों पर बनाई जा रही तस्वीरों को 3 तरह की कैटेगरी में बांटा गया है।
पहली कैटेगरी में हिंदू सनातनी परंपरा को दर्शाती इस तस्वीर में हवन यज्ञ समेत देवी देवताओं को दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी कैटेगरी में महापुरुषों की तस्वीरें बनाई गई हैं और तीसरी कैटेगरी में खेल और खिलाड़ियों की तस्वीरों को बनाया जाना है। ये बहुत अच्छी बात है कि बनारस में भी G20 का सम्मेलन हो रहा है। उसके लिए ये पूरे बनारस में आपका अंतरानंद स्कूल से लेकर के आपका पूरे सिगरा तक चित्रकारी होनी है, चित्रकारी और पूरी बिल्डिंग की फसाड पेंटिंग होनी है, उसके एवज में ये काम हो रहा है। बनारस के सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ की कुल 40 सड़कों को चिन्हित किया गया है। इन सड़कों की मरम्मत, इंटरलॉकिंग और चौड़ीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है और इस तरह G20 मेहमानों के लिए सज रही है, संवर रही है काशी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक कर लेते हैं मुंबई का, जहां एक कलाकार ने चित्रों के जरिए रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत किया है। इन चित्रों के माध्यम से कलाकार ने भक्ति की साधना, आस्था के रंगों को कैनवस पर उकेर दिया है। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में ये प्रदर्शनी लगी है, जिसमें रामायण के अलग अलग प्रसंगों को उकेरा गया है। प्रदर्शनी में 12 पेंटिंग्स रखी गई हैं और इनमें से एक पेंटिंग तो 20 फीट की है। और इस अनूठी कोशिश को अंजाम देने वाले चित्रकार ईश्वर रावल राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। ये तस्वीर रंगों की साधना का एक जीवंत उदाहरण है। इनमें आस्था के रंग हैं तो भक्ति की मिठास और संवेदना का सौंदर्य भी शामिल है। इंदौर के रहने वाले ईश्वरी रावल ने अलग ढंग से रामायण को पेश किया है, या यूं कहें कि रामायण के शब्दों को रंगों से सजा दिया है। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगी है, जिसमें रामायण के प्रसंगों को दिखाया गया है। हमने अलग अलग तरीके से रामायण को देखा होगा, कुछ लोगों ने रामायण पढ़ी भी होगी, कुछ लोगों ने रामायण को टीवी सीरियल्स में देखा भी होगा। ऐसे में मुंबई में ईश्वरी रावल नाम के एक कलाकार ने रामायण को कैनवास पे उतारा है। ये कैनवास पे उतारने के बाद रामायण को किस तरीके से समझना है वो एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले तो 20 फुट लंबी तस्वीर है, जहाँ पर ये गाथा दिखाई गई है, ये कहानी दिखाई गई है कि किस तरीके से हनुमान जी श्रीलंका जा रहे हैं। प्रदर्शनी में रामायण काल की झलक दिखाती 12 पेंटिंग्स शामिल हैं। इनमें से एक पेंटिंग करीब 20 फीट की है। ये पेंटिंग्स भारत के प्राणों में बसे श्री राम के जीवन से जुड़ी हैं। ये पेंटिंग 4 हिस्सों में बनी है। हर हिस्सा रामायण के एक श्लोक पर आधारित है। इसमें हनुमान जी को लंका में मां सीता को खोजते दिखाया गया है। चित्रकार ने अपनी साधना में संवेदना को मिलाकर रंगों के जरिए इस तरह बयां किया है कि इसमें मां सीता की विरह वेदना और हनुमान की व्याकुलता जीवंत हो उठती है। मैंने सीरियल वाइज रामायण के पेंटिंग नहीं बनाए हैं, लेकिन जिन दृश्यों ने या जिन घटनाओं ने, राम के जिस कार्य ने मुझे प्रभावित किया, उसको मैंने पेंट किया। व्याकुल हनुमान मां सीता को रावण के महल में कक्ष दर कक्ष जाकर खोजते दिखते हैं। यहाँ रावण के अहंकार के प्रतीक 10 शीश दिखाए गए हैं। पेंटिंग के एक हिस्से में मां सीता अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे सोई नजर आती है। मां सीता की खोज यात्रा को दर्शाती ये पेंटिंग भाव विभोर कर देने वाली है। इसके अलावा इस आर्ट गैलरी में राम सीता के विवाह से जुड़ी तस्वीर भी शामिल है। रंगों की इस दुनिया में श्री राम सीता के विवाह की शहनाई है तो वन जाने की दुखद घड़ी भी दिखाई गई है। कलाकार ने अपने हुनर के माध्यम से रामायण काल और राम की महिमा का बखान किया है, जो मौन रहकर युवा पीढ़ी को राम और राम की महिमा बता रही है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं काशी को मिलने वाली सौगात की। आपको बता दें कि काशी को अर्बन रोपवे सिस्टम मिलने वाला है। ये देश का पहला अर्बन रोपवे सिस्टम होगा। रोपवे तैयार हो जाने के बाद लोगों को आवाजाही में सहूलियत होगी, यानी कि ट्रैफिक जाम से उन्हें छुटकारा मिलेगा। देखिए, और भी बहुत सारी सहूलियत मिलेगी। रोपवे सिस्टम की शुरुआत होने से वाराणसी कैंट से गोदोलिया के बीच जो तमाम लोग ट्रैवल करते हैं उनको सहूलियत मिलेगी। परियोजना के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, धनराशि भी आवंटित की जा चुकी है। काशी को नई चमक देने के लिए एक और सौगात देने की तैयारी है।
सुविधाओं की सौगात की अगली कड़ी है रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। खास बात यह है कि वाराणसी में तैयार होने जा रहा रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश का पहला अर्बन रोपवे सिस्टम होगा। इस प्रोजेक्ट पर 461 करोड़ की लागत आएगी। टेंडर जारी हो चुके हैं। 6 संबंधित विभागों को 31 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए गए हैं। अगले साल मई-जून तक इसके चालू होने की उम्मीद है। सरफेस टू सरफेस चलती हुई रोपवे पहली बार भारत में वाराणसी में आने जा रही है और उसकी सारी की सारी तैयारियां अपने फर्स्ट स्टेज की हैं, वो सारी प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारी इसमें टेंडर के माध्यम से कंपनी एलोकेट हो चुकी है। उस कंपनी के अधिकारी यहाँ पे आ गए हैं। जो भारत सरकार की कंपनी है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स, उसके अधिकारी यहाँ पे आ गए हैं। रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू हो जाने के बाद वाराणसी के लोगों को न सिर्फ जाम से निजात मिलेगी बल्कि उनका समय भी बचेगा। पहले फेज में वाराणसी कैंट को गोदोलिया से जोड़ा जाएगा। रोपवे के जरिए वाराणसी कैंट से गोदोलिया तक का सफर मात्र 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी वाराणसी कैंट से गोदोलिया तक की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगता है। रोपवे में लोगों के बैठने के लिए 220 केबल कारें होंगी। एक बार में अप और डाउन में 4,500 लोग यात्रा कर सकेंगे। इस रोपवे में कुल 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें सिगरा, साजन सिनेमा, रथ यात्रा, गोदोलिया और वाराणसी कैंट शामिल हैं। यात्रियों को इस रोपवे पर हर 1.5 मिनट पर केबल कार की सुविधा मिलेगी। केबल कार में एक साथ 11 लोग बैठ सकेंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 महीने में लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उम्मीद है कि रोपवे के कंस्ट्रक्शन का काम इसी साल मई से शुरू हो जाएगा। इसका डिजाइन तैयार कर लिया गया है, साथ ही रूट, पिलर और ब्लूप्रिंट भी तैयार है। देश का पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें सुरक्षा के मानकों का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है और उसी के अनुरूप ये प्रोजेक्ट गठित करवाया गया है और अब एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। ये योजना काशी को केवल नई चमक ही नहीं देगी बल्कि काशी की रफ्तार को भी नए पंख लगाएगी। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और अब जरा बात फिटनेस की कर लेते हैं। खुद को फिट रखने के लिए लोग खूब मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं। तो अब हम आपको एक फिटनेस लवर की कहानी ही दिखाने जा रहे हैं जो हिजाब पहनकर जिम में कसरत करती हैं। जहां लोग इन्हें हिजाबी बीस्ट कहते हैं। इस अटपटे नाम की दिलचस्प कहानी है जिसका किरदार एक 22 साल की लड़की है। इन्होंने अपनी मेहनत के बूते पर लड़कियों को ख्वाब सजाने का मौका दिया है। बाईस साल की हलीमा रोज यूं ही मर्दों के बीच बिल्कुल इसी ड्रेस में घंटों पसीना बहाती हैं, सिर पर हिजाब रखे हुए। बड़े बड़े डंबल उठाने में नहीं झिझकती। ड्रेस से समझना मुश्किल नहीं कि हलीमा मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि हलीमा की इससे बड़ी पहचान ये है कि वो मार्शल आर्ट्स में भी पारंगत है। मार्शल आर्ट्स में वो कई मेडल्स जीत चुकी हैं। 22 साल की हलीमा उन लड़कियों के लिए मिसाल बन रही हैं जो दकियानुकी समाज और पारिवारिक बंदिशों का हवाला देकर जिंदगी में वो नहीं कर पाती जो वो करना चाहती हैं। हलीमा हिजाब के साथ जिम आती हैं। यही वजह है कि उनका नाम हिजाबी बिस्ट पड़ गया है, यानी लोग उन्हें अब इसी नाम से ज्यादा पहचानने लगे हैं। शुरुआत ताइक्वांडो से हुई। 13-14 साल की थी तो मेरी जो बड़ी बहन है वो जाती थी ताइक्वांडो सीखने, तो उनको देख के उनसे इंस्पायर होके मैंने भी उनके साथ ताइक्वांडो क्लासेस ज्वाइन की। तो वहाँ से सब शुरू हुआ। फिर मैंने वहाँ से compete करना शुरू की क्योंकि मुझे स्टडीज़ में कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। हिजाब पहनकर एक्सरसाइज करने या जिम करने में हलीमा को कोई हिचक नहीं। हलीमा को लगता है कि इससे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं। वो परिवार और समाज दोनों के मुताबिक व्यवहार कर रही हैं। पहले मेरे पेरेंट्स ही उन्होंने मुझे मना किया कि ये लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियां मार्शल आर्ट से एक बहुत अलग ही चीज़ है, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर है तो वो थोड़ी उनकी थिंकिंग उस टाइप की है कि लड़कियां नाजुक होती है और ऐसे घर में रहने वाली ये है, और थोड़ा रिलीजियस माहौल है हमारे घर का। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बोला कि नहीं तू मत सीखे वो, लेकिन जब उन्होंने मेरी क्लास वगैरह देखी, मेरे सर देखे, मेरी प्रैक्टिस देखी, फिर उन्होंने मेडल्स वगैरह देखे तो उन्होंने मुझे थोड़ा ऐसे सपोर्ट करना शुरू किया। हलीमा ने अब तक कई स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने कई मेडल भी हासिल किए हैं और वो लगातार अपने गेम्स की तैयारी कर रही हैं। मार्शल आर्ट्स के साथ हलीमा पावर लिफ्टिंग में भी खुद को आजमा रही हैं।
हालांकि हलीमा मानती हैं कि समाज में बदलाव के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को समझने की जरूरत है। बीते साल देश ने हिजाब को लेकर उठा सियासी बवंडर भी देखा है। हालांकि हिजाब पर फैसला कोर्ट ने किया, लेकिन ये सच है कि हिजाब की बदौलत ही हलीमा अपनी नई पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं सोशल मीडिया की नई सनसनी से, जिसने अपनी गायकी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। और इस गायक का नाम है अमरजीत जयकर और वो बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि अमरजीत की गायकी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। आलम यह है कि फिल्म स्टार सोनू सूद भी उनके मुरीद हो गए हैं। सोनू ने ट्वीट कर अमरजीत की दिल खोलकर तारीफ की है। बिहार का ये गायक अब वायरल हो चुका है। होने लगा था, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। ये आवाज, ये अंदाज, ये सादगी अब सोशल मीडिया की नई सनसनी है। ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अमरजीत जयकर हैं। जो भी कहना न था वो भी कहने लगे, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। बड़े बड़े सितारे अमरजीत की इस आवाज के मुरीद हो गए हैं। अमरजीत के चाहने वालों की फहरिस्त लंबी है, तफसील से बताएंगे। पहले अमरजीत की सुरीली आवाज सुनिए। हो गया किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो मुझे माफ कर। इस वायरल वीडियो में अमरजीत खेत में गाना गाते दिख रहे हैं। उनके हाथ में एक टूथब्रश है। आसपास कुछ बच्चे भी खेलते नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, बड़े बड़े सितारों ने अमरजीत की दिल खोलकर तारीफ की। अभिनेता सोनू सूद ने अमरजीत का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, एक बिहारी 100 पर भारी। सोनू सूद ने महज शब्दों के जरिए अमरजीत का हौसला नहीं बढ़ाया। खबर ये भी है कि उन्होंने अमरजीत को मुंबई बुलाया। बहुत खुश हूँ, सर ने मेरे को बुलाया है और मैं सर को क्या बोलूं, मतलब मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोनू निगम ने भी अमरजीत की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे टैलेंट की कद्र होनी चाहिए। साथ ही सोनू निगम ने कहा कि मुंबई में ऑटो ट्यून लगाकर गाने वाले तो हजारों मिलेंगे, लेकिन अपनी असली आवाज से जो मन मोह ले वही असली गायक होता है। दिल दा करार बन जावांगा, इल्तिजा दिल दी है। अमरजीत जयकर की अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने लिखा, ये कौन है, इनका नंबर दे दो कोई। इस तरह मिट्टी की खुशबू लिए ये आवाज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है और बड़े बड़े स्टार इनके दीवाने हो गए हैं। उम्मीद यही कि अमरजीत के सुरों पर भी शोहरत की चाशनी चढ़े और ये आवाज ज्यादा से ज्यादा संगीत प्रेमियों के कानों तक पहुंचे और माटी के सुरीले लाल को नई पहचान मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। देखिए, सारी खबरें एक तरफ, लेकिन हमारी ये जो अदरक वाली चाय है और आपके साथ जो चर्चा होती है उसका कोई तोड़ नहीं। जी हाँ, देखिए, और आज की चाय तो सबसे ज्यादा मजेदार थी। मैंने टेस्ट नहीं की, अदरक भर भर के डाला गया था क्योंकि चाय के साथ बातें खाने की भी थी। जी हाँ, चाय तो जरूरी है क्योंकि एक प्याला दिन के साथ रिश्ते भी बना जाता है। बिल्कुल अदिति, रिश्तों की इस डोर को कायम रखिए, चाय पीते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।